हेलो बच्चों, आज की इसमें आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस पॉइंट में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वास्तविक संख्याएं। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अप्रमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो उन परिमेय और अप्रमेय संख्याओं के आधार पर ही हम वास्तविक संख्याओं को पढ़ेंगे। तो अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं और हम देखते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। तो इनको समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अप्रमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो हमने बिल्कुल अच्छे से क्लियर किया है आप लोगों को कि परिमेय संख्याएं और अप्रमेय संख्याएं क्या होती हैं। जिन बच्चों ने हमारी लास्ट वीडियोस नहीं देखी या फिर जिनको ये नहीं पता कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अप्रमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाए और वहां से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो वास्तविक संख्याएं वो होती हैं जब परिमेय संख्या और अप्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या को दोनों की दोनों संख्याओं को मिलाकर एक संग्रह में लिखा जाता है, तो उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या या फिर रियल नंबर। अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन दें या फिर परिभाषा दें तो वो इस प्रकार होगी, जैसे कि परिमेय और अप्रमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 3/4, 2/5, -1/6, 2, 3, -4, 15, कुछ भी मान लो। बहुत सारी संख्याएं हैं। पॉइंट्स में मान लो 0.5, 0.4, कुछ भी मान लो। वर्गमूल मान लो, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, बहुत सारी संख्याएं हैं। कितनी भी संख्याएं मान लो, तो वो सारी की सारी संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं या फिर रियल नंबर। इनमें देखिए अगर हमने देखो ये कौन सी संख्याएं हैं? ये सारी है परिमेय संख्याएं, और जो वर्गमूल वाली संख्या होगी वो कौन सी संख्या है? अप्रमेय संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं में इतना कुछ है नहीं, बस हमें परिमेय और अप्रमेय संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमें परिमेय और अप्रमेय संख्याओं के बारे में पता है तो वास्तविक संख्याओं की हमने चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल अच्छे से हमें अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आगे हम चलते हैं। परिमेय संख्या और अप्रमेय संख्याओं के कुछ रूल हैं और देखते हैं कि वो किस प्रकार लागू होंगे, किस प्रकार अप्लाई होंगे। हम उनको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। वास्तविक संख्याओं के बाद हम पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या और अप्रमेय संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं या फिर नहीं दर्शा सकते। संख्या रेखा को हम इंग्लिश में बोलते हैं नंबर लाइन। क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। तो हमारा टॉपिक है कि हम परिमेय संख्या और अप्रमेय संख्याओं को नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं या फिर नहीं दर्शा सकते। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा कि हम परिमेय और अप्रमेय संख्याओं दोनों की दोनों को, परिमेय और अप्रमेय को क्या कर सकते हैं? नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं। कई बार पेपर में भी आ जाता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याओं को हम नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वो बच्चे सोचते हैं कि हम परिमेय संख्याओं को तो दर्शा सकते हैं लेकिन अप्रमेय संख्याओं को नहीं दर्शा सकते। लेकिन आप लोग गलत हो बच्चों, हम परिमेय और अप्रमेय दोनों संख्याओं को नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम बात करेंगे समतुल्य संख्याओं के बारे में। कौन सी संख्याओं के बारे में? समतुल्य संख्याओं के बारे में।
रेशनल नंबर। समतुल्य संख्याओं को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो होती क्या है समतुल्य संख्याएं? समतुल्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं का हम साधारण रूप लिख सकते हैं। साधारण रूप जैसे कि मान के चलो p बटा q के रूप में कोई संख्या दी गई है, वो दी गई है 6/9 और एक संख्या और दी गई है p बटा q के रूप में, वो कौन सी दी गई है? 2/3। ठीक है बच्चों, एक संख्या दी गई है p बटा q के रूप में 6/9 और एक संख्या दी गई है p बटा q के रूप में 2/3। तो इसमें हमसे पूछ लिया कि बताओ ये दोनों की दोनों संख्याएं समतुल्य संख्याएं हैं या नहीं। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये संख्याएं समतुल्य है या फिर नहीं? तो इनको आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है, वो ये है कि ये संख्या देखो, ये क्या है? 6/9। ये दोनों की दोनों 3 पर कटती हैं, जैसे 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो हमारा उत्तर क्या आया? 2/3। और यहाँ पे भी क्या है? 2/9 को काटने के बाद हमें मिलता है 2/3 और हमारे पास यहाँ भी क्या है? 2/3। तो इनको सोल्व करके क्या आया? दोनों तरफ 2/3 आया। तो हम क्या देखते हैं कि जो 6/9 का साधारण रूप है वो क्या है? 2/3 और जो p बटा q है यहाँ पर भी क्या है? 2/3। तो ये दोनों की दोनों संख्याएं 6/9 और 2/3 कौन सी संख्याएं हैं? समतुल्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं हैं? समतुल्य संख्याएं या फिर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? समतुल्य संख्याएं। समतुल्य संख्याएं की परिभाषा क्या होती है वो लिख लो बच्चों। वो होती है कि जिन संख्याओं को हम साधारण रूप में लिख सकते हैं उन संख्याओं को समतुल्य संख्याएं बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो समतुल्य संख्याओं के बाद हम बात करेंगे कि परिमेय संख्याओं को हम किस प्रकार पहचानेंगे कि दी हुई परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है या फिर कौन सी संख्या छोटी है। तो इसको हम बोलेंगे परिमेय संख्याओं के छोटे और बड़े का बोध। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्याएं के छोटे और बड़े का बोध। तो अगर हम इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में बोलेंगे हम ऑर्डर ऑफ रेशनल नंबर्स। क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ रेशनल नंबर्स। तो हम किस प्रकार पहचानेंगे कि दो दी हुई संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है या फिर कौन सी संख्या छोटी है? तो इसके दो तरीके हैं। इसके कौन से तरीके हैं? दो तरीके। दो तरीकों में जो भी आपको अच्छा लगे आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। हम दोनों के दोनों बताएंगे यहाँ पे कि कौन कौन से तरीके होते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को पहचानने के। ठीक है बच्चों, तो मान के चलो हम उदाहरण लेते हैं। जैसे उदाहरण ले लिया हमने 2/3 और 1/7 में से बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है। या फिर देखें तो दोनों के दोनों परिमेय संख्याएं हैं। प्रश्न ये भी आ सकता है कि निम्नलिखित दी गई परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो इसका बिल्कुल एक सिंपल सा तरीका है बच्चों। जो पहला मेथड है वो इस प्रकार है कि सबसे पहले हमें क्या करना है? 2/3 लेना है और एक तरफ लेना है 1/7। ठीक है बच्चों, अब हमने देखना है जो नीचे वाली संख्या है जो दोनों की दोनों संख्याओं का हर है। जैसे इसमें हर कितना है? 3, इसमें कितना है? 7। तो हमने दोनों की दोनों संख्याओं का अंश और हर क्या करना है? बराबर करना है। ठीक है बच्चों, तो हमें देखना है कि ये बराबर कब होगा। हमें पता है अगर हम 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 21। अगर हम 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 21। तो मतलब क्या है कहने का कि 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पे, और यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 3 से। यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 7 से, और यहाँ पे 3 से। तभी हमें पता चलेगा कि जो दोनों में हर है वो क्या हो गया? समान। अब हमने अंश को हर को तो समान कर लिया, अब हर आ गया हमारा 21। लेकिन जो हमने यहाँ पे 7 लगाया है यही सेम नंबर से हमें ऊपर वाली संख्या के साथ भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सिमिलरली यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी? मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम ये मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो हम अपनी मर्जी से थोड़ी देर कुछ गुणा या भाग कर सकते हैं।
है ना। इसको बैलेंस भी तो करना है ना, इसको बराबर भी करना है। देखो अगर हम 7 को 7 से कट करेंगे तो कितना आएगा 1। अगर 1 की इस संख्या के साथ हम गुणा करेंगे तो यही संख्या आएगी ना, तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या मल्टीप्लाई किया, ऊपर और नीचे 7। ठीक है बच्चों, तब ये कितना बन गया, ऊपर का देखें तो ये देखो 7 दूनी 14, 3 सते 21, और यहाँ पे कितना बन गया 3 एकम 3, 7 21। तो अब हम बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो हमें क्या पता चलता है, यहाँ पे हमें यहाँ पे पता चलता है कि जो देखो 21 और 21 दोनों में सेम है, और यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे 14। हमें पता है कि 14 क्या होता है, बड़ा होता है, और 3 क्या होता है, छोटा होता है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, जो यहाँ पे 2/3 है वो क्या है, बड़ी है किससे, 1/7 से, या फिर ऐसे लिख दो कि 14/21 है जो वो बड़ी है किससे, 1/21 से। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया पहला तरीका कि हम बड़ी व छोटी संख्या को कैसे पहचान सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं, हम बहुत सारे उदाहरण लेके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जो समझने का तरीका था वो मैंने आपको एक उदाहरण लेके बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे तरीके के बारे में कि दूसरे तरीके से हम किस प्रकार देख सकते हैं कि कोई संख्या बड़ी है या नहीं। हम सेम मेथड सेम नंबर लेते हैं दूसरे तरीका में, क्या एक लेते हैं 2/3 और एक लेते हैं 1/7। तो जो दूसरा तरीका है इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने देखना है कि 2/3 और 1/7 को ले लिया, ठीक है। इसमें हमने करनी है दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे देखो इसकी हम अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14/3। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार अगर हम इस 3 की यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3/7। तो हमें क्या पता चलता है, हम यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो 14/3 है वो क्या है, बड़ा है किससे, 3/7 से। अतः हम कह सकते हैं कि जो 2/3 है वो क्या है, बड़ा है किससे, 1/7 से। तो परिमेय संख्याओं को छोटे और बड़ा पहचानने के लिए दो तरीकों का यूज किया गया है। वो दोनों के दोनों तरीके हमने आप लोगों को बता दिए हैं, और जो भी तरीका आप लोगों को अच्छा लगता है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये तरीका अच्छा था, और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम बात करेंगे कि परिमेय संख्याओं को हम किस प्रकार से गुणा कर सकते हैं, किस प्रकार हम उनका जोड़ कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सरल तरीके से देखेंगे हम क्या हेडिंग लगाएंगे, हेडिंग क्या है हमारी यहाँ पे, परिमेय संख्याओं के जोड़ और गुणा के बीजीय नियम। अगर हम इनको बोले तो इंग्लिश में हम इनको क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे कि अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है बच्चों, कि हम परिमेय संख्याओं को किस तरीके से गुणा कर सकते हैं और किस तरीके से हम उनको जोड़ सकते हैं, या फिर इंग्लिश अगर हम उनको इंग्लिश में बोले तो वो है अलजेब्रिक लॉज ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो हम इनको देखेंगे कि हम किस प्रकार इनको जोड़ सकते हैं और किस प्रकार हम इनको क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इनके भी कुछ नियम हैं, वो नियम किस प्रकार होंगे, जैसे कि पहला जो नियम है वो है नियम, क्या नियम है, स्वर्ग नियम बोल लो या फिर बोल लो स्वर्ग का नियम, कुछ भी बोल लो। और इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉज। क्या बोले
बोलेंगे? क्लोजर लॉ। तो इसमें क्या बताया जाएगा? इसमें बताया जाएगा कि अगर हम दो परिमेय संख्याओं की गुणा करते हैं या फिर जोड़ करते हैं तो उसमें हमें क्या मिलेगा। तो इसकी जो परिभाषा है वो क्या होगी? वो होगी कि जब ए और बी परिमेय संख्याएं हों, क्या हो? परिमेय संख्याएं हों तो a प्लस बी और a गुणा बी अर्थात ए बी भी परिमेय संख्याएं होंगी। कौन सी होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी। इनको अगर हम देखें, मान के चलो a और b क्या है? a और b परिमेय संख्याएं हैं। कोई भी परिमेय संख्या मान लो। मान के चलो जैसे a हमने मान लिया 1/2, b हमने मान लिया 3/4। क्या मान लिया? 3/4। तो हमें पता है a और b क्या है? परिमेय संख्याएं। जो a और b है वो क्या है? दोनों की दोनों परिमेय संख्याएं। अगर हम इनकी जोड़ करते हैं, जैसे a जमा b, वो क्या आएगा? 1/2 जमा 3/4। इनका जब हम जोड़ करेंगे तो हम क्या देखेंगे? इनका एलसीएम लिया 8, यहाँ मल्टीप्लाई की 4, 3 दूनी 6, कितना आया? 10/8। 10/8 क्या है? 10/8 भी परिमेय संख्या है। हमने पढ़ा है ना, परिमेय संख्याएं जो p/q के रूप में होती हैं और जो q होता है वो वहां पे 0 नहीं होता, तो वह संख्याएं कौन सी होती हैं? परिमेय संख्याएं। तो 10/8 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार अगर हम देखें ये वाला a गुणा b या फिर a मल्टीप्लिकेशन b, तो हम क्या देखेंगे? 1/2 की मल्टीप्लाई की किसके साथ? 3/4 के साथ। तो मल्टीप्लिकेशन में हम ऊपर वालों की गुणा ऊपर वालों के साथ करते हैं। जैसे 3 का 3, 3 कम 3 और 4 दूनी 8। तो 3/8 क्या है? 3/8 भी एक परिमेय संख्या है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? जो स्वर्ग का नियम है, क्लोजर लॉ है, वो क्या बताता है कि जब a और b दोनों की दोनों परिमेय संख्याएं हों, परिमेय संख्याएं हो तो a प्लस b और a गुणा b अर्थात a b दोनों की दोनों क्या कौन सी संख्याएं होंगी? वो भी परिमेय संख्याएं होंगी। उदाहरण के लिए हमने आप लोगों को ये समझा दिया कि वो कैसे होंगी परिमेय संख्याएं। ठीक है। स्वर्ग नियम के बाद परिमेय संख्याओं में जो अगला नियम आता है वो है क्रम विनिमय नियम। इंग्लिश में अगर हम इसको बोले तो इंग्लिश में बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग या फिर इस नियम के अकॉर्डिंग क्या होगा? ये लॉ हमें बताएगा कि जब a और b परिमेय संख्याएं हैं, क्या है? a और b क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है। इस कंडीशन में अगर हम a और b का जोड़ करते हैं, मतलब एक संख्या a है और एक संख्या b है, अगर हम इनका जोड़ करते हैं तो वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा b जमा a के बराबर। क्या होगा? अगर हम a और b दो संख्याओं का जोड़ करते हैं और वो किसके बराबर होगा? वो होगा b और a दोनों के जोड़ के बराबर। इसको हम बोलेंगे जोड़ का क्रम विनिमय नियम। क्या बोलेंगे? जोड़ का क्रम विनिमय नियम। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार अगर हम दो संख्याओं की गुणा करते हैं, जैसे दो संख्याएं हैं एक a और एक b, तो ये किसके बराबर होगा? ये होगा b गुणा a। अगर दो संख्याएं परिमेय संख्याएं a और b हैं, उनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो उन किसके बराबर होंगी? वो होंगी b और a के बराबर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे जोड़ का क्रम विनिमय नियम। क्या बोलेंगे? जोड़ का क्रम विनिमय नियम। ठीक है बच्चों। इसको हम क्या बोलेंगे? जोड़ का क्रम विनिमय नियम। तो इसको हम कुछ उदाहरण की सहायता से समझते हैं। वो उदाहरण इस प्रकार है, जैसे कि कुछ भी मान लो, कुछ भी उदाहरण मान लो,
जैसे हमने मान ली दो संख्याएं हैं a और b, एक मान ली 1/2 और एक संख्या b मान ली 3/2। ठीक है बच्चों, अगर हम पहले वाला रूल देखें a जमा b करें तो क्या आएगा, 1/2 जमा 3/2 कितना बन गया, 3 और 1 4/2 कितना आएगा 2। a और b की मल्टीप्लिकेशन कितनी आई ना, फिर a और b की एडिशन कितनी आई 2। इसी प्रकार ये तो कर लिया हमने। अगर हम इसको देखें b और a को देखें तो इसमें क्या है, b क्या है 3/2 और a क्या है 1/2। इसको अगर हम करें सोल्व तो कितना आएगा 4/2 और इसको हम जब हम काटेंगे तो यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2। हम यहाँ पे क्या देखते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि जो a जमा b है वो आया 2 और इसी प्रकार जो b जमा a है वो भी कितना आया 2। तो इससे क्या साबित होता है, इससे पता चलता है कि जो हमारा पहले वाला नियम है, पहले वाला रूल है जोड़ का क्रम विनिमय नियम, वो क्या है सही साबित होता है। तो हमें पता चलता है कि जब हम दो संख्याओं को a + b या फिर b + a करेंगे तो वो बराबर आएगी। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार अगर हम किसी भी दो परिमेय संख्याओं को गुणा करते हैं, क्या करते हैं गुणा करते हैं, यही संख्याएं मान के चलो a कितना है 1/2 और b कितना है 3/2। ठीक है, अगर हम इनकी गुणा करते हैं a गुणा b तो कितना आएगा, a 1/2 गुणा b है जो वो है 3/2। इनकी गुणा कितनी आई, जैसे 3 एकम 3 2 दूनी 4, कितनी आई a गुणा b की गुणा कितनी आई 3/4। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार अगर हम इसको देखें b गुणा a करके, क्या देखें b गुणा a करके, तो b कितना है 3/2, a कितना है 1/2। ठीक है, अगर हम इनको देखें गुणा करके तो 3 एकम 3 2 दूनी 4। यहाँ पे भी हमने क्या देखा, यहाँ पे भी देखा कि 3/4 आया है। जब हमने a क्रॉस b किया तब भी 3/4 आया, जब हमने b क्रॉस a किया तब भी क्या आया 3/4 आया। तो इससे क्या साबित होता है, इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा जोड़ का नहीं सॉरी ये गुणा का, हमारा जो गुणा का क्रम विनिमय नियम है, या फिर हम इसको इंग्लिश में बोले कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ना, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वो क्या है सही साबित होता है। हमने उदाहरण की सहायता से आप लोगों को क्या कर दिया, यहाँ पे समझा के दिखा दिया कि कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है, या फिर हिंदी में बोले तो क्रम विनिमय रूल क्या होता है। ठीक है बच्चों, क्रम विनिमय नियम या फिर कम्यूटेटिव लॉ के बाद हम बात करेंगे सहचार्य नियम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, सहचार्य नियम, सहचार्य नियम। इसको हम अगर इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है बच्चों, ये लॉ भी सेम उसी प्रकार है जैसे हमने पीछे दो लॉ किए हैं, कम्यूटेटिव लॉ और क्लोजर लॉ, सेम उसी प्रकार है। इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि इस केस में हम तीन परिमेय संख्याएं लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, तीन परिमेय संख्याएं। जैसे माना a b और c क्या है परिमेय संख्याएं हैं। a b और c तीनों की तीनों क्या है परिमेय संख्याएं हैं। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा कि जब a जमा b ब्रैकेट बंद कर दे फिर जमा c, ये किसके बराबर होगा, ये होगा a जमा b जमा c के बराबर होगा। ये चलेगा तीन के तीन केसेस में, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या माना है, तीन के तीन क्या मानी है परिमेय संख्याएं मानी है। सेम इसी प्रकार हम चलते हैं गुणा के केस में। जैसे हम करते हैं a गुणा b की ब्रैकेट बंद करी फिर गुणा कर दिया हमने c से, ये किसके बराबर होगा, ये होगा a गुणा ब्रैकेट फिर लगा दी गुणा c, ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। अगर ये आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं हुए तो हमारा कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ है वो यहाँ पे अप्लाई
नहीं होगा। ठीक है, इनको बराबर होना ही होना पड़ेगा, तभी हम बोलेंगे कि जो हमारा ये वाला या फिर ये वाला है वो क्या है, हमने ठीक अप्लाई किया है, रूल अच्छे तरीके से अप्लाई किया है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम कुछ उदाहरण की सहायता से समझते हैं। वो उदाहरण हम कैसे लेके चलेंगे, वो उदाहरण हम लेके चलेंगे, जैसे पहले वाला उदाहरण ले लें, एडिशन वाला। क्या ले लें? एडिशन वाला। ठीक है, हमने मान के चला जैसे a है 1/2, b है 3/2 या फिर c है 5/2। ठीक है, इसमें अगर हम ये वाला सोल्व करें तो ये वाला क्या देखेंगे, जैसे पहले a में b जुड़ा हुआ है, a जमा b। ठीक है, उसके बाद c जोड़ दिया, c कितना है 5/2, कितना आया। इसको हम जब अंदर वाले को सोल्व करेंगे तो अंदर वाला निकल के आया 3 और 1 4/2 जमा 5/2। इस सारे को मिला के क्या निकल के आया 4/2 और आगे क्या है 5/2। ठीक है बच्चों, आगे हम देखेंगे नीचे सेम है तो ऊपर वाले जुड़ जाएंगे 4 और 5 9/2। जब हमने ये सोल्व किया तो कितना आया 9/2। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार अब हम करेंगे ये वाला। उसके बाद हम देखेंगे ये वाला रूल अप्लाई करके। ठीक है बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले क्या है a यहाँ पे क्या है 1/2। उसके बाद क्या है ब्रैकेट शुरू, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले है b क्या है 3/2। उसके बाद है c क्या है 5/2। ठीक है बच्चों, इसको हम क्या देखेंगे, जैसे 1/2 सेम ऐसे का ऐसे ही ब्रैकेट वाले सोल्व करो, नीचे सेम है दोनों तरफ 2 है तो ऊपर वाले क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, जैसे 3 और 5 8/2। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे देखें हम इसको सोल्व करके क्या आया 8/2। अब हम देखेंगे नीचे वाले दोनों के दोनों सेम है तो ऊपर वाले क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो 8 और 1 9 और नीचे क्या है 2। तो हम यहाँ पे क्या देखा, जब हमने ये वाला रूल भी सोल्व किया तो यहाँ पे भी क्या आया 9/2। तो हमें यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, अगर हम a जमा b की ब्रैकेट लगा के जमा फिर c करते हैं वो किसके बराबर आता है, a जमा फिर ब्रैकेट शुरू करके b और c को जमा करते हैं तो वो आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। ये हमने क्या कर लिया, उदाहरण की सहायता से समझ भी लिया। तो ये होता है जमा का सहचार्य नियम या फिर एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है बच्चों, ये हमने क्या करके दिखा दिया, यहाँ पे सोल्व करके दिखा दिया कि किस प्रकार अप्लाई होता है। ठीक है, उसी प्रकार जमा का तो हमने कर लिया, अब हम करेंगे गुणा का या फिर मल्टीप्लिकेशन का। किस चीज का करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का। सेम नंबर्स के साथ ही कर लेते हैं। ठीक है, यही है तीनों के तीनों नंबर a b और c। अब हम तो जोड़ के नियम के बाद हम देखेंगे गुणा वाला नियम। ठीक है बच्चों, और गुणा वाले नियम में हम सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या है a और b की गुणा की हुई है, a और b क्या है 1/2 गुणा में 3/2 गुणा में जो c है वो है 5/2। ठीक है, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो कितना लिखेंगे, अंदर वाले को सोल्व करके हमें मिलेगा 3 एकम 3 2 दूनी 4 गुणा में 5/2। ठीक है, तो कितना आया 3 पंजे 15 4 दूनी 8। तो इसको सोल्व करके हमें क्या मिला 15/8। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसको सोल्व करने से 15/8 आएगा या नहीं आएगा। अगर आ गया तो हमारा जो नियम है सहचार्य नियम या फिर एसोसिएटिव लॉ वो ठीक है, अगर नहीं आया तो वो क्या है गलत है। ठीक? अब हम देखेंगे सबसे पहले इसको सोल्व करके। इसको सोल्व करने में सबसे पहले क्या दिया गया है a क्या है 1/2। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर क्या है b और c की गुणा, b और c की गुणा। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 1/2 गुणा में फिर ब्रैकेट वाले को सोल्व करके हमें क्या मिला 3 पंजे 15/2 दूनी 4। ठीक है, अब हम इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15/15 एकम 15 4 दूनी 8। तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जब हमने ये वाला सोल्व किया तब भी हमें 15/8 मिला और जब हमने ये वाला सोल्व किया तब भी हमें क्या मिला 15/8 मिला। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि जो गुणा के लिए सहचार्य नियम है या फिर एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है हमारा बिल्कुल सही है और ये दोनों के दोनों क्या होंगे बराबर होंगे ही होंगे। इनको होना पड़ेगा बराबर क्योंकि ये रूल के अकॉर्डिंग बताए गए हैं। ठीक है बच्चों, और
दिखा दिया, अप्लाई भी करके दिखा दिया और ये बिल्कुल सही साबित होता है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या किया, आज हमने किया मेन तो हमने 3 लॉ किए हैं, 3 नियम किए हैं। वो नियम ऐसे हैं, जैसे सबसे पहले हमने किया था स्वर्ग का नियम या फिर स्वर्ग नियम, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लोजर लॉ। उसमें हमें क्या दिया होगा, 2 संख्याएं परिमेय संख्याएं दी होंगी ए और बी, उसमें जो ए और बी 2 परिमेय संख्याएं हैं उनकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन भी परिमेय संख्या ही होगी। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार जो हमारा दूसरा नियम था वो था क्रम विनिमय नियम, और इसको अगर हम इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलेंगे हम इसको इंग्लिश में, कॉम्यूटेटिव लॉ। इसमें भी सेम क्या दी होंगे, हमें 2 परिमेय संख्याएं दी होंगी, 2 उदाहरण के लिए ले लिया ए और बी। तो इसमें क्या होगा, जो ए और बी की मल्टीप्लिकेशन और एडिशन होगी वो उनका अपोजिट होके बराबर होगी। जैसे ए प्लस बी है वो किसके बराबर होगा, बी प्लस ए के। सेम इसी प्रकार ए गुणा बी है तो वो किसके बराबर होगा, बी गुणा ए के। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा तीसरा नियम था वो तीसरा नियम था साहचर्य नियम। इसको अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे इसको एसोसिएटिव लॉ। इस लॉ में कुछ नहीं करना है। और जो हमारा तीसरा नियम है वो है साहचर्य नियम, और इसको अगर हम इंग्लिश में बोले तो वो है एसोसिएटिव लॉ। ये लॉ कोई ज्यादा अलग नहीं है, सेम पहले वाले नियमों की तरह है, बिल्कुल उसी प्रकार है। इसमें सिर्फ फर्क इतना है, इसमें हमें 3 परिमेय संख्याएं दी गई हैं, 3 परिमेय संख्याएं जैसे ए बी और सी। इसमें भी तीनों की तीनों परिमेय संख्याओं की मल्टीप्लिकेशन और एडिशन क्या होगी, एक दूसरे के बराबर होगी। जैसे अगर हम एडिशन की बात देखें, जोड़ के नियम की बात देखें, जोड़ का नियम किस प्रकार होगा, ए जमा बी की पहले ब्रैकेट कर दी, फिर जमा सी किया, वो किसके बराबर होगा, ए जमा फिर ब्रैकेट के अंदर बी और सी। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार अगर हम देखेंगे वो गुणा के नियम के साथ चलेगा। अगर हम ए गुणा बी करके ब्रैकेट लगाएंगे फिर गुणा सी करेंगे, वो किसके बराबर होगा, वो होगा ए गुणा ब्रैकेट शुरू करेंगे बी गुणा सी, ये किसके बराबर होगा, जैसे है यहाँ पे दिखाया गया है ए गुणा बी गुणा सी, ए गुणा बी गुणा सी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। और ये हमने यहाँ पे क्या दिखा दिया, करके भी दिखा दिया। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, मेरे हिसाब से इससे अच्छा कोई तरीका हो नहीं सकता समझाने का। और जिन बच्चों को परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं या फिर किसी भी प्रकार की संख्याएं समझनी है वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से एक एक संख्याओं के बारे में अच्छे से आप समझ सकते हैं कि संख्याएं किस प्रकार हम पहचान सकते हैं। और कल हम जो एक न्यू टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे, तो मैं अंत में यही बोलूँगा कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।